प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मुल्क बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार है, पावर क्राइसिस है। ये जो तवानाई का बहरान है, ये मुल्क की जो माशी तरक्की है उसको किस तरह से मुतासर करता है और किस कदर उसमें रुकावट है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है लाहौर से पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना जनाब डॉक्टर सलमान शाह ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। एक बड़ा अहम मसला है जो इस वक्त जिससे हम दो चार हैं। लोग जो हैं वो बाहर सड़कों पे निकल आ चुके हैं और अमन अमान के मसाइल अब बनते चले जा रहे हैं। आपके ख्याल में ये जो अब आज हम देख रहे हैं कि 6000 मेगावाट तक ये सिलसिला जा चुका है और गुज़श्ता कई सालों से इस मौसम में भी और वैसे भी हम बात करते रहते हैं कि तवानाई का बहरान है, क्या हमने इसके लिए कोई तैयारी कर नहीं रखी और क्या हम जो सिस्टम है उसको अभी तक अपग्रेड ही नहीं कर पाए? हमने कोई काम ही नहीं किया इस हवाले से। देखिए, इसमें दो तीन पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि इस वक्त जो हमारी बिजली है वो बहुत महंगी बिजली है वो ऑयल के ऊपर बेस्ड है और वो इम्पोर्टेड ऑयल है और उसमें हमें जो जब ऑयल प्राइसेस $100 से ऊपर जाती हैं तो हमें दुश्वारी होनी शुरू हो जाती है क्योंकि हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते और हमारे जो टैरिफ्स हैं उनमें उसकी कीमत जो है वो पूरी तरह रिकवर नहीं हो सकती। दूसरी बात ये है कि जो चोरी होती है पाकिस्तान में या नाकस सिस्टम की वजह से लॉसेस होती हैं, ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, वो रेंज करती हैं 25% से लेके 40-45% तक वो लॉसेस हैं। और जाहिर है कि जब आपके इतने ज़्यादा लॉसेस होंगे कि 100 रुपये की अगर आप बिजली बनाते हैं और उसमें से 40 रुपये की बिजली जो है वो गुम हो जाती है कहीं पे या सिस्टम में गायब हो जाती है तो वो ख़ासा इनएफिशिएंट सिस्टम है और वो वायबल सिस्टम नहीं है। तीसरी बात ये है कि हमारे जो इस वक्त पावर जनरेशन में हमारे पास तकरीबन 20,000 मेगावाट की कैपेसिटी है जिसमें से 6,000 के करीब हाइडल कैपेसिटी है और बाकी 14,000 जो है वो थर्मल या गैस के ऊपर है। तो इनमें से बहुत से जो हैं कैपेसिटी वो इस वक्त इनऑपरेबल है, वो नहीं चल रही कि मेंटेनेंस की वजह से या उसकी अपग्रेडेशन की वजह से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इम्पैक्ट करती हैं कि अल्टीमेटली आपको कितना बड़ा शॉर्टफॉल पड़ रहा है। अब आप ये भी देखें कि पिछले 3 सालों में जितने भी नए कोई प्रोजेक्ट्स आए हैं वो हमारे वक्त से जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो आए हैं, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया। हाइडल के भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो सेमी फिनिश स्टेट में पड़े हैं वो भी नहीं आए और तकरीबन 3,000 मेगावाट के नए थर्मल प्रोजेक्ट्स जो हमारे वक्त में शुरू होने हुए थे वो अभी तक उनमें से कुछ तो कंप्लीट हुए हैं लेकिन बाकी अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। सो आई थिंक ये खासे इसमें फैक्टर्स हैं जिसको अगर एक वर्ड में आप कहें तो वो मेरा ख्याल है गवर्नेंस है। अच्छा, ठीक है। इस सेक्टर की गवर्नेंस जो है बहुत कमज़ोर है और उसकी वजह से हमें ये बर्दाश्त करना पड़ रहा है क्योंकि अगर आप देखें कि 2007 में जितनी बिजली पैदा हुई थी हम उतनी बिजली भी नहीं आज पैदा कर सकते। तो ये एक बहुत इंडिक्टमेंट है ऑन दिस सिस्टम। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक ये जो कहा जाता है कि जो वर्ल्ड बैंक और IMF है इनका कितना रोल है सूरत हाल की इस सूरत हाल के पैदा होने में? क्योंकि जाहिर है वो कहते हैं कि बजट डेफिसिट कम करें, उसके लिए क्रूड ऑयल कम खरीदें, तो वो भी कोई फैक्टर है जो इसमें कंट्रीब्यूट करता है? देखिए, जाहिर है कि जो सब्सिडी रखी जाती है बजट में वो सब्सिडी बनती इस तरह से है कि जितनी आप रकम कंज्यूमर से लेते हैं और जितनी आपको कॉस्ट पड़ती है उसमें जो फ़र्क है वो सब्सिडी में आ जाता है और वो सब्सिडी जब आपके बजट में बढ़ती चली जाएगी, जब तेल की कीमत बढ़ेगी तो वो सब्सिडी भी बढ़ती जाएगी। और बजट में अगर आपने IMF के साथ एक टारगेट फिक्स किया हुआ है खसारे का, लेट से आप कहते हैं कि 5.5% इस साल होगा, तो अगर तेल की कीमत सडनली $125 या $130 पे चली जाएगी
तो वो सार्फिन से तो आपको कुछ नहीं मिलेगा इतना इंक्रीज़, लेकिन आपकी सब्सिडी बढ़ जाएगी। तो इसलिए IMF का जो प्रेशर होता है वो ये है कि सब्सिडी को आप काबू में रखें और ये जो इंक्रीज़ है ये सार्फिन तक पहुँचाएँ। तो अगर हुकूमत वो नहीं कर सकती तो नेक्स्ट फिर ऑप्शन ये होता है कि वो बिजली ना ही बनाएं, तो जितनी कम बनाएंगे उतना ही उनको नुकसान कम होगा। सो आई थिंक एक ये बड़ा विशस सर्कल है। हालांकि जब आपको बिजली नहीं पहुंचती तो आपके कारखाने बंद होते हैं, उसमें प्रोडक्शन के लॉसेस आते हैं, और जो महंगी भी बिजली अगर मिले और कारखाने चलते रहें तो फिर भी आप उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। सो बहुत सी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनको अगर बिजली मिलती रहे तो वो इतने प्रॉफिटेबल हैं कि वो उस महंगी बिजली को अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर में अब्जॉर्ब करके फिर भी ऑपरेट करते रहें, और उससे जो वैल्यू एडिशन है वो आपकी GDP में डेफिनेटली शामिल होती है। सो आई थिंक इसमें अगर हमारी जो GDP जो ग्रो नहीं कर रही उसमें 1-8% जो है कंट्रीब्यूशन वो बिजली के बहरान का भी है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब ये IMF के साथ जो हमारी कमिटमेंट होती है, जिसमें अब हम तो यही तकरीबन समझे कि हर महीने 2% इजाफा हो रहा है बिजली की कीमतों में, ये कोई हल है इसका यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करने का? क्योंकि आप इधर कीमतें बढ़ाते हैं, वहाँ पे चोरी बढ़ने लगती है बिजली की। देखें, ये तो हमारे पे डिपेंड करता है ना। इस वक्त देखें हमने हाइडल के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी, एक नेशनल इश्यूज़ क्रिएट किए हुए हैं। सबसे ज़्यादा कंपेटिटिव एडवांटेज पाकिस्तान का हाइडल में है, यानी कि आप हाइडल में अगर कालाबाग डैम बनाते हैं तो ₹1.5 में पर यूनिट आपकी बिजली बनती है। भाषा डैम अगर आप बनाते हैं तो ₹2-2.5 में वो बिजली बन जाएगी। गाजी ये जो है नीलम झेलम, ये जब कंप्लीट होगा तो ₹1.70 की बिजली मिलेगी। लेकिन ये हमें 50,000-60,000 मेगावाट बिजली के ये हाइडल प्रोजेक्ट बना लेने चाहिए थे, लेकिन हमारी सियासत ऐसी है कि हमने प्रोविंसेस को आपस में लड़ाया, हमने अपने पाकिस्तानीज़ को आपस में इतने शक शुबह क्रिएट कर दिए कि हर जो पाकिस्तानी है वो समझता है कि शायद इसको बनाने से उसका कोई नुकसान होगा या किसी और को फ़ायदा होगा। हालांकि पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने ये हमें एक नेमत दी हुई है, और 1970 के बाद जब तरबेला डैम बना था उसके बाद अगर कालाबाग भी बन जाता और बाकी भी बन गए होते तो आज हमें कोई बिजली का शॉर्टेज नहीं होनी थी, कोई हमें फूड की शॉर्टेज नहीं होनी थी। दोनों बिजली और खाना जो है उसमें आप सरप्लस होते और आपको सबसे दुनिया में सस्ती बिजली और सबसे दुनिया में सस्ती खुराक मिल रही होती, और आपकी गुर्बत जो है इस मुल्क से उसमें नामो निशान ना होता। तो ये तो हमारे साथ एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ी, हमारे दुश्मन भी इतनी बड़ी हमारे से कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकते थे जितनी हमने खुद कर ली है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी भी हमें समझ नहीं आई। अभी भी आज एक आ रहा था कि इरसा ने कहा है कि कालाबाग डैम बनाने की बजाय आप बराज बना लें। आप इमेजिन करें कि 3,600 मेगावाट की जो बिजली उस डैम ने बनानी है वो कम से कम $4-5 बिलियन सालाना की उसकी कीमत है। उसको इरसा कहती है ना बनाएं और सिर्फ बराज बना लें। तो ये हमारे प्रायोरिटीज़ जब तक दुरुस्त नहीं होंगी तो ये काम नहीं आगे चलेगा। एनर्जी जो होती है उसमें एक लीस्ट कॉस्ट का कर्व होता है, आपने उस लीस्ट कर्व के ऊपर रहना है, यानी कि सबसे सस्ती बिजली आप पहले बनाएं, उसके बाद उससे महंगी, फिर उससे महंगी। तो पाकिस्तान में सबसे सस्ती हाइडल है। हाइडल के बाद जैसे मैंने कहा हाइडल तकरीबन लेट से ₹1.5 में आ जाती है। उसके बाद कोला है, कोले की जो है वो 8 से 10 रुपये में पर यूनिट मिलेगी। उसके बाद फिर आपकी ये विंड पावर और सोलर पावर, ये इससे कोई 10 से 12 रुपए की बिजली बनती है। उसके बाद आपकी न्यूक्लियर है जो 12 से 13-14 रुपए पे बनेगी, और उसके बाद फिर तेल की है जो कि जो रेंटल पावर हैं तो वो तो तकरीबन 20 रुपए से भी ऊपर हैं, और दूसरे IPPs जो हैं वो आपके 13-14 से लेके 17-18 रुपए तक वो
बिजली चलती है। तो ये चीज़ें जो हैं, जब तक आप इनके ऊपर एक कंपेटिटिव जो एनर्जी है उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे और सियासत में उलझे रहेंगे हर वक्त और समझेंगे कि ये इन चीज़ों से वोट मिलेंगे या वोट नहीं मिलेंगे, तो फिर आपका एनर्जी क्राइसिस जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता। अगर आप ये देखें कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान से गैस भी ले आते हैं और ईरानियन गैस से बिजली बनाते हैं, तो वो भी कोई 12-13 रुपये से कम पे नहीं पड़ेगी। और जहाँ पे आपके मुल्क में और उसमें आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट्स करनी पड़ेंगी, हाइडल में तो आपको पेमेंट ही नहीं कोई करनी पड़ती। एक दफ़ा आपने डैम बना लिया, उसकी सिर्फ फाइनेंसिंग कॉस्ट है, उसकी तो रनिंग कॉस्ट भी नहीं है, और कई साल 30-35 साल के लिए वो बिजली बनती रहेगी। तो आई थिंक इस वक्त हमें ये चीज़ें जो हैं ये भी करनी चाहिए, और ये अगर होती तो इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत मजबूत मुल्क होता। ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। ब्रेक के बाद कुछ और मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन वक्त हुआ चाहता है यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इस मौजू पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं।